वेलकम। आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 2025 में हम बात करेंगे जो आज इस साल ग्लोबल थीम है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे का, एक्सेस टू सर्विसेज मेंटल हेल्थ इन कैटास्ट्रोफीज एंड इमरजेंसीज। हमने पास्ट कुछ सालों में देखा है कि बहुत सारे डिजास्टर्स और क्राइसिस हमने पूरे वर्ल्ड में देखा है, ग्लोबली हमने देखा है, चाहे वो पैंडेमिक हो, वॉर हो, नेचुरल डिजास्टर्स तो हमने देखे ही हैं। इस साल भी जैसे हम का लाइक शुरुआत से ही हम फ्लड्स और डिजास्टर्स और क्राइसिस देख रहे हैं। ऑब्वियसली जहाँ भी कहीं डिजास्टर या क्राइसिस होता है, सबसे पहले हमारी लाइक गवर्नमेंट्स हो, लोग हो, जो भी जिन जहाँ भी है, वो हेल्प के लिए सबसे पहले जो पहुंचते हैं, सबसे पहला हेल्प पहुंचता है ऑफ कोर्स मेडिकल सर्विसेज, खाना, शेल्टर, जो बेसिक चीजें हैं जो हम प्रोवाइड करना चाहते हैं। फिर पावर रिस्टोर करना, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्टोर करना, ये हमने देखा हुआ है, ये हम सब लाइक जहाँ भी कैटास्ट्रफी होता है उसके बाद ये होता ही है। बट एक जो अनदेखा एस्पेक्ट रह जाता है, जो अनदेखा और अनछुआ रह जाता है, वो है मेंटल हेल्थ वाला एस्पेक्ट। कि हमने रिकवरी में सारी चीजों सारी एस्पेक्ट्स पे हम ध्यान देते हैं, पर मेंटल हेल्थ वाला एस्पेक्ट रिकवरी में ध्यान या तो छूट जाता है हमसे ओवरऑल ग्लोबली, या तो हम किसी ना किसी कारण से पहुंच ही नहीं पाते उस एस्पेक्ट तक, क्योंकि इतना ज्यादा काम होता है। आज हम बात करेंगे इन्हीं सारी टॉपिक्स पे कि कैसे हम ये हेल्प अगर देना चाहें तो कैसे वो पहुंचा सके, क्या क्या बैरियर्स होते हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होते हैं वहां तक पहुंचने में, और किस तरह से हम एक माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं कॉमन लोगों में भी, और जो हेल्प पहुंचाने जा रहे हैं, रेस्क्यूअर्स हो या जो भी हो, वो भी कैसे कुछ कर सकते हैं, इंक्लूडिंग जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं या फिर जो ट्रेनीज हैं जो इस फील्ड से हैं, मेंटल हेल्थ की फील्ड से हैं। हमने 2020 में देखा था, इट वाज अ कैटास्ट्रोफी, पैंडेमिक था एंड अ लॉट ऑफ डिजास्टर्स हैपेंड, और उसमें ग्लोबली रिसर्च कहता है ऑलमोस्ट 100 मिलियन लोग अफेक्टेड हुए। इस 100 मिलियन लोगों में से वन थर्ड लोग किसी ना किसी तरह मेंटल हेल्थ के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस से लड़ रहे थे, जो हमें बाद में काफी बाद में पता चला। ऑब्वियस है, एक बड़ा डिजास्टर पूरे वर्ल्ड को हिट करता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे ही, बट वन थर्ड पॉपुलेशन को अगर इस तरह से सफर करना पड़े तो इट्स अ बिग नंबर, राइट। आज इस बारे में हम बात करेंगे। आई एम प्रीति, साइकोलॉजिस्ट। मेरे साथ मेरी टीम के काउंसलर्स एंड साइकोलॉजिस्ट प्रेजेंट है, दियाना एंड शिल्पा। वेलकम। सो हम, क्योंकि ये साइकोलॉजी या फिर साइकोलॉजिकल हेल्प के बारे में जब हम बात करते हैं, सबसे पहला ही जो हमारे मन में आता है वो है मन, राइट। कि जब कोई डिजास्टर होता है कहीं पे भी, तो इंसान के मन में क्या असर पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है। दियाना, आई वुड लाइक यू टू हेल्प अस अंडरस्टैंड कि क्या होता है एक ह्यूमन माइंड में जब डिजास्टर स्ट्रक करता है। Thank you, ma'am. First of all, uh, it's World Mental Health Day. एंड जब भी डिजास्टर कहीं होता है, जब हम डिजास्टर की बात करते हैं, कुछ भी हो सकता है। वो अर्थक्वेक हुआ, कोई कहीं पे ड्रॉट हो गया, या कहीं पे फमाइन हो गया है, या समथिंग एल्स। सबसे ज्यादा जो सफर करते हैं वो वहां के लोग होते हैं। एंड क्योंकि डिजास्टर कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती है, वो एक काफी लार्ज स्केल में लोगों को अफेक्ट करता है, तो सबसे पहले द ह्यूमन माइंड इट गोज इन शॉक। वो शॉक्ड हो जाते हैं, उन्हें नहीं समझ में आता है कि अभी तक तो सब कुछ नॉर्मल था, ये सडन क्या हुआ। देयर वर नो साइंस, देयर वर नो सिम्टम्स, कुछ भी नहीं था, तो क्या हुआ। पहले कुछ आवर्स तक तो वो नम रहते हैं, दे आर कंफ्यूज्ड अबाउट व्हाट सिचुएशन हैपेंड। उन्हें क्या करना है उन्हें कुछ समझ नहीं आता है, वो सिर्फ अपने आसपास की चीजों को देखते हैं और प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं कि हम इस इंफॉर्मेशन को समझे कैसे। फिर धीरे धीरे जब वो इन चीजों को समझने लगते हैं, जब वो एक्सेप्ट करने लगते हैं कि ओके दिस हैज हैपेंड, ये हमारे आसपास की चीजें अलग हो गई हैं, नहीं समझ में आ रहा है, दे स्लोली गो इनटू एन इमोशनल टर्मोइल। उनके इमोशंस पे काफी असर पड़ता है। उन्हें डर लगने लगता है, या तो देयर इज अ सैडनेस फेज, या उन्हें गिल्ट भी होता है। समटाइम्स देयर इज अ गिल्ट इन द सर्वाइवर्स। सर्वाइवर्स को गिल्ट होता है, उन्हें ये लगता है कि
उनकी फैमिली थी, वो उनके आस-पास नहीं है, वो कहाँ गए? तो वो जो सर्वाइविंग गिल्ट है ना, इट आल्सो हैपेंस अ लॉट विद देम। देन देयर इज़ लाइक disorientation हो जाता है. They are not in the state to actually explain what's happening with them or around them. And slowly we can see that there are some other symptoms as well, like the PTSD phase, which हम लोग बहुत जानते हैं कि wars and disasters से बहुत ज़्यादा लोगों के साथ connected है ये. Sometimes it also happens, लोग either बहुत hyper arousal state में आ जाते हैं, वो अपने आसपास के लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ही एकदम सपोर्टिव और केयर स्टेट में चल जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो क्राइसिस में है, उनके आसपास के लोगों के पास भी वो सपोर्ट नहीं है जो उन्हें चाहिए. एंड इस सब की वजह से देयर इज काइंड ऑफ एक एम्पैथेटिक स्टेट भी लोगों के अंदर बिल्डअप होता है कि हम सपोर्ट करते हैं, हम हेल्प करते हैं, अगर उनका कोई नहीं है तो हम उनका ध्यान रखते हैं. एवरीबडी इज काइंड ऑफ हेल्पिंग ईच अदर. या इधर ऐसा भी होता है कि लोग एकदम ही आइसोलेट कर लेते हैं खुद को. वो सदमे से, वो फियर, वो एंजाइटी, उस सब चीजों में इतना ज्यादा ही वो घुस जाते हैं कि वो लोगों से एक्सप्रेस करने की जगह ये सोचते हैं कि मैं चुप हो जाऊं, मुझे किसी को कुछ नहीं कहना. These things happen. And as I said, in the hyper arousal state, it also happens कि वो जो survivors होते हैं, वो फ्लाइट एंड फाइट वाले मोड, उनकी वो डिफेंस मैकेनिज्म काफी ज्यादा एक्टिव हो जाती है कि वो एक सर्वाइवल मोड में ऑन हो जाते हैं, जो हालांकि हम नॉर्मल डेज में नहीं देखते हैं. सो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज अ डिजास्टर. राइट, जब भी कोई इवेंट होता है हमारा ब्रेन पहले ही ऑफ कोर्स उसे सर्वाइवल के बारे में ही सोचना होता है, ऑफ कोर्स, राइट. सो वो ही सबसे पहला रिस्पॉन्स होता है. और जैसा आपने कहा, एब्सोल्युटली राइट, वो प्रोसेस करने में काफी उनको टाइम लगता है, समझने में कि क्या हो रहा है मेरे आसपास एंड एवरीथिंग. बट टेल मी समथिंग, हम इसमें डिस्टिंग्विश कैसे करें कि जो मेंटल डिसऑर्डर है और जो इस क्राइसिस की वजह से डिस्ट्रेस हुआ है, ये दोनों अलग है, ये कैसे? डिजास्टर्स तो जैसा हमें पता है कि वो बहुत नॉर्मल है, उसके बाद एक डिस्ट्रेस फेज होना ये भी नॉर्मल है. हम लोगों से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते दैट दे हैव बीन थ्रू अ डिजास्टर एंड दे आर लाइक कि ओ ओके, एक घंटे पहले कुछ हुआ एंड वी आर लाइक नॉर्मल राइट नाउ, राइट? वी कैन नॉट से लाइक दैट. बट आपने जैसे कि पूछा कि एक नेचुरल डिस्ट्रेस और एक मेंटल डिस्ट्रेस में क्या फर्क है. सो इट्स लाइक अगर वो कुछ इमोशंस उसी मोमेंट में फील कर रहे हैं, देन वी विल बी लाइक इट्स ओके, दे कैन फील दैट इमोशंस. वो अभी उस चीज को लाइक दे हैव बीन थ्रू इट राइट नाउ, दे आर एक्सपीरियंसिंग एवरीथिंग. बट अगर वो सेम इमोशंस लाइक फियर, सैडनेस, गिल्ट, एंजाइटी, ये 2 से 4 हफ्तों तक सेम इंटेंसिटी के साथ, लाइक दे आर गेटिंग फ्लैशबैक्स, दे आर गेटिंग ट्रिगर्स एंड दे आर नॉट इन अ राइट स्टेट ऑफ माइंड, उनके डे टू डे फंक्शनिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जा रही है. पर हम ये देख रहे हैं कि ये 2 से 4 हफ्तों तक हो रहा है विद द सेम इंटेंसिटी, सेम ट्रिगरिंग पावर, तो तब हम उसको एड्रेस करते हैं लाइक दिस इज नॉट नॉर्मल. क्योंकि इतने लंबे टाइम तक नोबडी एक्सपीरियंसेस इट विद द सेम पावर, लाइक वो होल्ड नहीं करता है उतना. आई वुड लाइक टू से कि अगर हम लोग देख रहे हैं कि 2 हफ्ते से पहले तक वो ये सारे इमोशंस शो कर रहे हैं, इट्स लाइक नॉर्मल. दे नीड अ लिटिल बिट ऑफ केयर, मिनिमल केयर जो हम नॉर्मली प्रोवाइड करते हैं. बट अगर ये 2 से 4 हफ्तों तक इंक्रीज करता है, देन इट नीड्स सम एड्रेस. समटाइम्स ऐसा भी होता है कि लोगों को सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं, दे आर गेटिंग हैलुसिनेशंस. अगर ये होता है देन इट इज अर्जेंट एंड उन्हें फिर इमरजेंसी केयर की जरूरत होती है, बिकॉज वी नीड टू सी कि कहीं कोई क्लिनिकल डिसऑर्डर तो नहीं हो रहा है. सो दीज आर द थिंग्स हम ऐसे डिस्टिंग्विश हाँ, कर सकते मतलब हैं. अगर जो आप कह रही हैं, इट्स लाइक कि कोई डिजास्टर होता है, उसका डिस्ट्रेस जो है वो उसका इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होना चाहिए. एग्जैक्टली, यस. एंड इन केस अगर ये इंटेंसिटी कम नहीं होता है और ये 2 हफ्ते से ज्यादा तक रह जाता है इक्वल इंटेंसिटी में, या इंटेंसिटी बढ़ते जाता है, इन दैट केस वी कैन कॉल इट अ मेंटल डिसऑर्डर, और यस. तब इमीडिएट इंटरवेंशन की जरूरत पड़ सकती है. ओके. बट ऑफ कोर्स क्योंकि डिजास्टर है, क्राइसिस है, एंड ऑलरेडी सब कुछ क्योटिक एक सिचुएशन से वो लोग गुजरे हैं, जैसे कि हमने कहा कि सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, बेसिक चीजें नहीं है. तो जो सबसे पहले आता है वो कि बैरियर्स आते हैं. मतलब जैसा हमने कहा, अगर हम चले आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं, बट कैसे पहुंचाएं उन तक वो हेल्प,
उस हेल्प को पहुंचने से पहले बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, राइट? शिल्पा, आई वुड लाइक टू आस्क, क्या हमें आप बता सकती हैं, लाइक व्हाट अकॉर्डिंग टू यू आर द बिगेस्ट बैरियर्स जो ये हेल्प पहुंचने से रोकती है? मेंटल हेल्थ का जो भी सपोर्ट है, हम जो भी देना चाहते हैं, इसमें सबसे पहला बैरियर, चाहे डिजास्टर हो या ना हो, इसका एक तो रहता है कि लैक ऑफ प्रोफेशनल्स। अब जहाँ डिजास्टर पहुंचा है, जहाँ डिजास्टर हो रहा है, वहां तक किसी भी मतलब किसी भी तरीके का हेल्प वैसे भी पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि डिजास्टर है मतलब जो फिजिकल नीड्स होती हैं, जैसे कि फूड है, मेडिसिन है, पानी है, तो या उनको एक सेफली कहीं पे डिस्प्लेस करना, ये पहुंचाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वहां तक मेंटली अगर आप या इमोशनली अगर वहां तक हेल्प अगर पहुंचाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली बहुत सारे बैरियर्स आते हैं। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बुरी तरीके से ख़त्म हो चुका होता है। जैसे कि हमने देखा ही है, पिछले 3-4 महीने में इतने ज़्यादा फ्लड्स आ रहे हैं हिमालयन रीजन में, रोड ब्लॉक हो जाते हैं, नेटवर्क सिस्टम तो डेफिनेटली मतलब ख़त्म हो जाता है। आप कैसे पहुँचे, या तो हेलीकॉप्टर्स में भी जाके आप कितने लोगों तक आप पहुँच सकते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से इतने सारे बैरियर्स आते ही हैं, तो आप नहीं पहुँच सकते। और अगर आप पहुंचने के बारे में सोचेंगे भी, तो लाइक सबसे पहले पर्सनली अगर मैं कहूँ, तो कहीं ना कहीं एक मन में रहता है कि मैं संभाल पाऊंगी भी या नहीं। एक तो सबसे पहले ये रहता है, वो इसलिए क्योंकि जो लोग उस ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं, वो भी इतने ज़्यादा मतलब फियर में और शॉक में रहते हैं ना, कि आप अगर उन तक पहुंच भी गए और उनसे जाके अगर आप बस बस आप हैं वहाँ पे प्रेजेंट है, तो भी शायद वो नहीं समझ पाते कि अब मैं क्या करूँ, कोई आया है मेरे पास कुछ बोलने के लिए, मेरी मदद के लिए, तो मैं क्या उनसे मैं कहूँ। अगर कुछ लोग बोल भी लेते हैं, तो पेन इतना ज़्यादा गहरा होता है कि लाइक वो नहीं उस चीज़ से, क्योंकि उस टाइम पे उन्हें अपने लव्ड वंस को लाइक खो चुके होते हैं, या फिर उनका जो प्रॉपर्टी है, जो घर है, इतने सारे जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें होती है, वो एकदम से अचानक से उनकी आंखों के सामने से सब कुछ चला जाता है। तो वो उस एंजाइटी में रहते हैं, उस पेन में रहते हैं कि ये क्या हो गया अचानक से। क्योंकि जो डिजास्टर होता है, ये एक तो कह के नहीं आता, ये कोई हमें कोई लाइक हम इतना साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी इतना ज़्यादा डेवलपमेंट होने के बाद भी हम क्लाइमेट या फिर वेदर रिलेटेड जो भी डिजास्टर है, हम उनको नहीं प्रेडिक्ट कर पाते। इट्स नॉट पॉसिबल, इजंट इट? सो ऐसे अचानक से सडनली कुछ भी एकदम से आ जाएगा, और फिर हमारा जो ब्रेन है वो इतना भी प्रिपेयर नहीं रहता है कि सडनली हम एकदम से जाग जाए और जाके हेल्प करें या अपनी भी मदद कर पाए। तो एक ट्रोमैटिक और बहुत ही पेनफुल और हॉरिबल एक सिचुएशन होता है। ये सारी चीज़ें होती है जो मतलब अगर कुछ लोग चाहें भी, तो जैसा कि आपने कहा कुछ स्टूडेंट्स हैं या फिर कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं, या फिर जो टीम भी जिनको प्रिपेयर किया जाता है, उनमें से भी अगर कोई ट्रेनिंग किसी की कुछ लोगों को अगर दी भी जाती है, तो वो भी सोच में पड़ जाएंगे कि मैं पहुंचूं तो पहुंचूं कैसे, कैसे जाऊं। तो लाइक ऑल टुगेदर, और सबसे पहला नीड होता है, प्रायोरिटाइजेशन होता है कि सेफली उनको डिस्प्लेस करना, फूड देना, मेडिसिन देना, बॉडीज को सबसे पहले तो निकालना, इट्स वेरी पेनफुल। तो बहुत सारे बट बैरियर्स हैं। टेल मी समथिंग, राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है सबसे पहले, यस, मेडिकल सप्लाईज का हम सबसे पहले प्रायोरिटाइज करते हैं, फिर खाना होता है, कुछ वल्नरेबल ग्रुप्स भी होते हैं, जैसे वुमेन हुए, चिल्ड्रन हुए, जो एल्डरली हैं वो हुए, ऑब्वियसली उन पे ही ज्यादा इफेक्ट करता है। बट उस वक्त वहां जाकर वो ढूंढना, प्रायोरिटाइज करना कि किसे पहले हेल्प मिलना चाहिए, it becomes very difficult, yes, and it is almost like right, अगर trained professionals जाते भी हैं, तो it's almost impossible to do that in an organized manner. हम वो organized way में help करना, it's actually very very difficult. But let's say आप जैसे कोई या फिर कोई भी जो trained है, let's say, या फिर कोई student है, कोई trainee है, चाहता है ऐसे सिचुएशंस में हेल्प करना, अगर ऐसे किसी को, जैसे आपको ही अगर हम डिप्लॉय करते हैं ऐसी किसी सिचुएशन में, इमरजेंसी साइट पे, सो व्हाट वुड यू सजेस्ट? कौन से स्किल्स या कौन सा किस तरह का एटीट्यूड या किस तरह के टूल्स हमें हेल्प कर सकते हैं उस सिचुएशन में?
अ, अगर ऐसा एक सिचुएशन है जैसे कि सपोज़ अभी रिसेंटली जो दार्जिलिंग में जो फ्लड हुआ, अभी भी उसमें बहुत सारे लोग अफ़ेक्टेड हैं। तो अगर मैं सोचती हूँ कि वहाँ पे मैं जाऊँ, उनकी हेल्प करूँ, तो सबसे पहले मुझे अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करना होगा, क्योंकि अभी मैं अपने घर में बैठी हूँ, मैं अपने कंफर्ट जोन में हूँ, तो लाइक अभी मेरे मन में वो एक एम्पैथेटिक फीलिंग आ रहा है कि मुझे जाना चाहिए, मुझे वहाँ पे हेल्प करना चाहिए, बट जैसे ही मैं वहाँ पहुँचूंगी तो वहाँ का जो डिस्ट्रैक्शन है और लोगों को जब मैं पेन में देखूंगी ना, तो वो सीधा मेरे पे इफेक्ट पड़ेगा। मैं जितना भी अपने आप को जितने भी कोपिंग स्ट्रैटेजीज के साथ क्यों ना जाऊं, लेकिन द मोमेंट मैं देखूंगी ना कि कोई रो रहा है, कोई भाग रहा है, कोई बस किसी तरीके से जो भी है बटोरने में लगा है, तो दैट इज वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। तो सबसे पहले जो भी जाना चाहता है, सबसे पहले खुद को एकदम सेल्फ अवेयरनेस के साथ बहुत सारे अपने इमोशंस को मैनेज करने की जितने भी टेक्निक्स हैं, उसके साथ ट्रेनिंग लेकर ही वहाँ जाना चाहिए। उसके बाद आता है जो हमारा जो एटीट्यूड होना चाहिए, वो है कंपैशन। कंपैशन, नॉन जजमेंटल और एम्पैथी। कंपैशन इसलिए क्योंकि डेफिनेटली डिजास्टर में है, बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, सब कुछ खो चुके हैं वो लोग। और नॉन जजमेंटल क्योंकि वो ग्रीफ में है। जब वो ग्रीफ में है, बहुत कुछ खोया है, तो कुछ होंगे जो बहुत पेन में होंगे, कुछ होंगे जो बहुत एंगर में होंगे, क्योंकि उनको खुद नहीं पता कि चल क्या रहा है, एकदम सडनली सब कुछ हो चुका होता है। कोई हो सकता है कि शाउट कर रहा है, कोई हो सकता है कि इधर उधर भाग रहा है, और कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जो बेचारे नम एकदम बैठे होंगे, लाइक उनको पता ही नहीं कि करना है क्या। तो उनके एक्टिविटीज को देखकर किसी भी तरीके का जजमेंट नहीं देना है। जितना हो सके वहाँ इमोशनली प्रेजेंट रहना। अगर कोई आपसे बात करने आए तो उसको एक्टिवली एम्पैथेटिकली उनको सुनना और सेफ्टी इंश्योर करना। हो सके तो आप अपने साथ कुछ मेडिसिन, क्लोथ्स, फूड, अब जितना कैरी कर सकते हैं आप लेके जाइए। जितना उनको आप दे सकते हैं, या फिर जो गवर्नमेंट की तरफ से जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है उनका इंफॉर्मेशन वहाँ तक पहुँचाना और एक कंफर्ट प्रोवाइड करना। और अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, लाइक आप उतने ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो सिंपली बस वहाँ पे जाके इमोशनली प्रेजेंट रहना, बस उनको सुनना, अपना जेस्चर, अपना वॉइस टोन कम से कम इतना रखना कि कोई आपके पास आके दो शब्द बोले तो शायद वो भी बहुत बड़ा इफेक्ट डाल सकता है। तो इट्स लाइक दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? यस, एंड दैट वाज वेरी पावरफुल कि हम अपने स्टेट को अगर हम नहीं ठीक रख सकते, अपने मेंटल स्टेट को, तो हम नहीं हेल्प कर पाएंगे। एब्सोल्युटली राइट। डियाना, टेल मी समथिंग। जैसे अगेन बैरियर्स की ही हम बात कर रहे हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर, लोगों तक पहुंचना, ऑब्वियसली बैरियर्स बहुत सारे होते हैं। नाउ उस जगह पे जहाँ रिसोर्सेज नहीं है या ना के बराबर है, स्केर्स है रिसोर्सेज, वहाँ इस केयर को, साइकोलॉजिकल केयर को रीचेबल कैसे बना सकते हैं? ओके, तो इसको मैं आपको 4 स्टेप्स में समझाना चाहूँगी। सो बेसिकली हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि जब कहीं पे कोई क्राइसिस स्टेट होता है, तो वहाँ पे ये प्रोसेसेस शुरू कैसे होते हैं, लाइक हाउ वी टेक द रिसोर्सेज देयर। सबसे पहले तो द फर्स्ट थिंग दैट वी डू इज बेसिक शेल्टर, फूड एंड सेफ्टी, राइट? हम लोग सबसे पहले ये प्रोवाइड करवाते हैं। We see that all the armed forces, the policemen and all the rescuers वो लग जाते हैं कि किस तरीके से हम ये बेसिक नेसेसिटी जो उन्हें अभी के लिए चाहिए वो प्रोवाइड कर सके। द सेकेंड स्टेप इज द साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड। जो साइकोलॉजी की स्टूडेंट्स होंगे या प्रोफेशनल्स जो देखते होंगे उन्हें पता है कि साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड क्या होता है। सो देर आर सम पीपल who are sent there जो एक्चुअली वो सिर्फ उस स्टेट में उन लोगों को सुनते हैं, बस उन्हें कुछ कामनेस की एक्सरसाइजेस सिखाते हैं, लाइक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ग्राउंडिंग टेक्निक्स, ताकि वो कुछ टाइम के लिए, कुछ दिनों के लिए अपने आप को कंट्रोल कर सके, लाइक दे कैन होल्ड देमसेल्फ टिल दैट टाइम। देन देयर इज दिस पीएम प्लस which is problem management plus. इट इज एन इनिशिएटिव। इसमें क्या होता है कि हम लोग ट्रेन
करके कुछ लोगों को वहां भेजते हैं, लाइक दोस पीपल आर ट्रेन्ड एक्चुअली कि वो क्राइसिस या डिजास्टर वाले जगह पे जाके हाउ दे विल act as a professional for them. And what they do is actually teach them some basic things. वो उनकी counselings लेते हैं, like a group session they do for 20 to 25 minutes. And उसमें they actually work on what of the traumatic events they have seen and उन सारी चीजों पे वो काम करते हैं. तो लास्ट स्टेप जो होता है, जो मैंने आपको इससे पहले बताया कि हमने मेंटल डिस्ट्रेस और नेचुरल डिस्ट्रेस पे कैसे फर्क करेंगे. सो आई हैव टोल्ड यू अबाउट द ड्यूरेशन, राइट? जब कभी भी ऐसे सीवियर ड्यूरेशन हमें सिम्टम्स नजर आते हैं, देन द लास्ट स्टेप इज लाइक द थेरेपिस्ट इज सेंड देयर, एक्चुअल प्रोफेशनल्स आर सेंड देयर जो थेरेप्यूटिक टेक्निक्स यूज करते हैं इन अ ग्रुप सेशन ओनली, एंड दे वर्क ऑन दोस ग्रुप्स टू एक्चुअली दे वो रिकवर कर सके उस चीजों से. सो ये 4 स्टेप्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं ताकि जहाँ पे रिसोर्स नहीं है वहां पे स्टेप बाय स्टेप करके टाइमली वो उस हेल्प को पहुंचा सके. और कम लोगों में हेल्प को पहुंचा सके, क्योंकि वहाँ एग्जैक्टली, बहुत इसीलिए ज्यादा वहां पे, प्रोफेशनल्स तो जा नहीं यस, पाते हैं. राइट. इसीलिए वहां राइट. पे ग्रुप सेशंस भी दे दो. राइट. एंड would you agree, right, both of you would agree कि अर्ली साइकोलॉजिकल जो फर्स्ट एड है, जो हेल्प है, अगर जितना अर्ली मिल सके उतना बेस्ट है ना? शिल्पा, आई वुड लाइक टू लाइक आस्क यू, क्या रोल प्ले करता है अर्ली? अगर हम ये जितना अर्ली अगर हम पहुंचा सकते हैं साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड, तो क्या हेल्प करता है? फर्स्ट एड क्या होता है? नॉर्मली जो फर्स्ट एड होता है, लाइक हमें नहीं पता कि जो कट है वो कितना गहरा है. तो कोई भी इंजरी होती है, फिजिकली इंजरी, हाथ कट गया, पैर कट गया, कुछ भी होता है, तो हमें नहीं पता कि वो कितना कट है, कितना खून निकल रहा है, हमें कुछ भी. बस हमने जो भी होता है उस एटलीस्ट जो सरफेस है उसको साफ करो, एनी हाउ एक ऑइंटमेंट लगा के पट्टी बांधो एंड देन रन टू हॉस्पिटल. सिमिलरली वैसे ही एक साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड होता है. हमें नहीं पता कौन सा इंसान किस तरीके से उस ट्रॉमा को ले रहा है, उसके ब्रेन के ऊपर कैसा असर पड़ रहा है. तो साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड क्या करेगा? अगर एज अ ह्यूमन बीइंग हम वहाँ पे जाके लोगों के पास अगर थोड़ा सा भी एम्पैथी एंड कंपैशन दिखाएंगे, तो उनको सबसे पहले फील ये होगा कि आई एम नॉट हेल्पलेस, कोई है मेरे पास, कम से कम ये तो एक तो बंदा आया है जो मेरी मदद कर सकता है. मैं इसके साथ कुछ बात, अपना कोई भी एक इमोशन, कुछ नहीं तो कम से कम मैं रो ही सकती हूँ, या फिर मैं चिल्ला सकती हूँ, या फिर जो मेरा गिल्ट है वो गिल्ट भी मैं इसके ऊपर निकाल सकती हूँ. तो यही फर्स्ट एड होता है कि उसके मन में जो भी इमोशंस चल रहा है वो इमोशंस का प्रोजेक्शन उस इंसान के ऊपर हो जाता है. तो ये जो शुरुआत में ही जो वो थोड़ा सा मेडिसिन की तरह ये काम कर गया, कि गहरा था कि नहीं था वी डोंट नो, वो तो बाद में पता चलेगा. बट शुरुआत में ही जो आपने वो छोटा सा एक जो आपने हेल्प दे दी ना, तो वो मे बी शायद उसको बहुत बड़ा एक ट्रॉमेटिक इंजरी होने से वो बचा सकता है. राइट. आप एब्सोल्युटली 100 राइट. लोगों के पास नहीं पहुंच सकते, आप 50 लोगों के पास भी नहीं पहुंच सकते, लेकिन आप जहाँ खड़े हैं वहां अगर 5 आदमी या 5 बच्चे भी हैं ना, तो वो 5 बच्चे आपका हाथ पकड़ के बैठे रहेंगे कि मेरे को बचा लो, क्योंकि आप बाहर से गए हैं. तो ये साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड, वो जो एक छोटा सा एक जो वार्मथ, एक कंफर्ट, एक जो एक लव होता है, सपोर्ट, होप होता है, वो दे देना ही लाइक इट अब इट्स डिवाइन थिंग टू देम एक्चुअली. तो वो हेल्प कर देता है. राइट. इट्स वेरी वेरी पावरफुल, नहीं? वो लाइक जैसा आपने कहा, डेप्थ हमें नहीं पता चलता है ऑब्वियसली, और डेप्थ को ट्रीट करने के लिए बाकी बाद में प्रोसेसेस हैं, बट वो पहला फर्स्ट एड कितना भी डीप हो ट्रॉमा, उसको मैनेज करने में हेल्प करता है, बहुत हेल्प करता है वो फर्स्ट जो. राइट. शिल्पा, ऑल्सो आई वुड लाइक टू नो, कौन से प्रोग्राम्स हैं साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड प्रोग्राम्स, या फिर कौन से मॉडल्स हैं, कौन से टेक्निक्स है या तरीके हैं जो एक्चुअली में इन क्राइसिस में या डिजास्टर्स में पास में लाइक दे वर लाइक प्रूवन टू बी हेल्पफुल? ऐसे कौन से मॉडल्स हैं? एक मुझे अभी एक क्लिप मेरे मन में आया, उसके लिए दियाना ने बात की कि जो लोग वहाँ प्रेजेंट रहते हैं, जो एक्चुअली इस डिजास्टर से गुजरे
रहे होते हैं उनमें वो हाइपर अराउजल स्टेट में रहते हैं। तो कुछ लोग होते हैं वो अपने इमोशंस को छोड़कर केयरिंग में और सपोर्ट करने में जुट जाते हैं। तो मैंने एक क्लिप देखा था कि पंजाब में फ्लड आया जो रिसेंटली, तो एक सरदार जी थे, उनका खेत जो था वो पूरा डूब चुका था, मतलब कमर तक पानी था, लेकिन वो कैसे भी लाइक मैनेज करके जो सोल्जर्स थे उनको वो पानी में डूब कर ही ना उनको वो चाय पिला रहे थे। तो लाइक ये कुछ लोग ऐसे भी होते हैं उस डिजास्टर जो एरिया है, जो इतने ज्यादा मतलब केयरिंग और सपोर्टिव निकल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो इन लोगों का एक ग्रुप बनाना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा मेंटली मतलब गिर जाते हैं, वो नहीं संभाल पाते अपने आप को। कोई माँ है जिसने अपना बच्चा खो दिया, कोई बच्चा है जिसने अपने पेरेंट्स को खो दिया, तो आप वो नहीं आएंगे किसी को हेल्प करने के लिए, नहीं पॉसिबल है। तो कुछ लोग लेकिन होते हैं जो अपना दुख भूल कर हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले एक कम्युनिटी ग्रुप बनाना, उस कम्युनिटी ग्रुप का सबसे पहला काम रहेगा कि जो भी फैसिलिटीज या जो भी सर्विसेज आ रहे हैं वो इक्वली सब में डिस्ट्रीब्यूट हो, और एक ऐसा सेफ प्लेस सबसे पहले बनाना जहाँ एक दूसरे से लोग इमोशनली कनेक्ट कर पाए और शेयर कर पाए। जो भी मैंने कहा फिर से, पानी है, खाना है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट सब तक पहुंच पाए। सबसे पहले लेडीज और जो बच्चे होते हैं उनको प्रायोरिटी दी जाए। उसके बाद आता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बुरी तरीके से ख़त्म हो चुका होता है, तो नेटवर्क या फिर इंटरनेट ये सब तो कुछ काम करेगा नहीं। हम देखते ही है कि किस तरीके से हेलीकॉप्टर से लोग खाने के जो पैकेट्स हैं वो गिराते हैं। तो वहाँ पे अगर जो एसएमएस सिस्टम, मतलब किसी तरीके से अगर मोबाइल नेटवर्क काम कर रहा है, इंटरनेट नहीं बट मोबाइल का ही अगर जो मैसेज भेजना या वॉइस कॉल भी अगर पॉसिबल है, तो वो मैसेजेस के थ्रू हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, जिसको टेलीथेरेपी कहते हैं। तो इंफॉर्मेशन भेजना, कोई अगर हेल्प है तो उस हेल्पलाइन नंबर्स को पहुंचाना, काउंसलिंग के लिए भी, या फिर अगर फर्दर अगर जो कोई अगर अभी भी पूरा खतरा नहीं टला है तो उसके लिए कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है वो पहुंचाना। ये सारी जो हेल्प है ये एज अ ग्रुप, एज अ कम्युनिटी हम वहाँ वहाँ तक पहुंचा सकते हैं। और डेफिनेटली आजकल लोग बहुत स्मार्ट है, लोगों को पता है कि किस तरीके से एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना चाहिए, क्योंकि रेगुलरली वो इस डिजास्टर से गुजर ही रहे हैं, बट फिर भी इट्स अ पैनिकी स्टेट, तो हेल्प की तो ज़रूरत पड़ती ही है। तो टेलीथेरेपी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत स्ट्रांगली काम कर सकता है, जहाँ सब कुछ खत्म कम्युनिटी हो जाता ग्रुप्स, है। हाँ, राइट। ग्रुप फॉर्म ये करना। बेसिक ह्यूमैनिटी है, राइट। हम जो देखते भी हैं, ऐसा नहीं है कि कोई साइकोलॉजिकली कोई ट्रेनी या फिर ट्रेन लोग ही जाते हैं ये हेल्प प्रोवाइड करने, बट इट्स बेसिक ह्यूमैनिटी। जैसा आपने जो एग्जांपल बताया चाय वाला, या फिर कोई भी बेसिक हेल्प, कि कोई आपकी बात सुन रहा है थोड़े वार्मथ के साथ, लाइक थोड़ा कोई भी एक्टिविटी जो वार्मथ या फिर कनेक्शन आपको फील कराता है, आई थिंक दैट्स बेसिक ह्यूमैनिटी, एंड दैट वर्क्स वंडर्स उस क्राइसिस में, उस इमरजेंसी में। Diana, I would like you to share a few like evidence-based models या फिर जो programs है जो effectively crisis में work करता है, like according to हाँ, WHO या फिर। तो जैसे मैंने वो 4 स्टेप्स बताए, उसमें मैंने 2 ऐसे मॉडल्स की बात की थी। फर्स्ट वाज़ साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड and the second was PM plus, which was problem management plus. PFA is like psychological first aid जो होता है, it's not basically a trained person is going, like how Shilpa ma'am also said. It's basically कि कोई वहाँ पे present है जो उस टाइम में just आपको एक active listening support provide कर रहा है, एक emotional support provide कर रहा है, right? And ये जो 2 मॉडल्स मैंने अभी आपको बताए, एविडेंस बेस्ड मॉडल्स, साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड हमेशा डिजास्टर के शुरुआत के 3 दिनों में प्रोवाइड किया जाता है। 24 to 70, लाइक द डे द डिजास्टर हैज स्टार्टेड, उस दिन से लेकर 17 दिन तक ये साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड प्रोवाइड किया जाता है। इट्स लाइक a 30 to 45 minutes of sessions जो लोगों में दिया जाता है, where they actually listen, only listen, no suggestions or no other things at all. उन्हें सिर्फ सुना जाता है। And then इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप ये लोग करते हैं वो है प्रॉब्लम मैनेजमेंट प्लस।
पहले मैं बताना चाहूंगी कि प्रॉब्लम मैनेजमेंट प्लस एक्चुअली है क्या। ये WHO ने 2015 में ये आइडिया को प्रपोज किया था, विच इज लाइक अ लो इंटेंसिटी प्रोग्राम काइंड ऑफ थिंग, जहाँ पे लोगों को ट्रेन करके वहां भेजा जाता है, like especially for the disaster place they are trained and they are sent there। 2016 में इसको properly implement किया गया था, और तब से अभी तक जितने भी ऐसे disaster state होते हैं वहां पे this PM plus is provided by WHO। Now what is this? It is actually a 5 session plan package। उस 5 सेशन में क्या होता है कि जो भी ग्रुप सेशंस हो रहे हैं, हर एक एक सेशन के लिए देयर इज अ टॉपिक। First is like stress management. So the whole session will be based on how those survivors are managing their stress. उनका कोई traumatic triggers है अगर, तो वो उसको कैसे manage करेंगे। Then the second is problem management, problem solving skills। तो इस तरीके से हर दिन एक एक टॉपिक को लेके 5 सेशंस करवाए जाते हैं, which is actually like it's really very helpful for those people। वो काफी चीजें सीखते हैं, उन्हें जो चीज नहीं पता होती है, एंड देन वो लाइक बाकी लोगों की भी हेल्प कर सकते हैं। तो ये 2 मॉडल जो है ये एविडेंस बेस्ड मॉडल्स है, लाइक ये काफी इफेक्टिव रहे हैं। Right. Do you think like क्योंकि एक like a lot of people are affected जब disaster होता है, कम्युनिटी का जो माइंडसेट होता है, लाइक ओवरऑल हर किसी का एज अ कम्युनिटी जो माइंडसेट होता है, ऑफ कोर्स वी वुड एग्री कि वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी डिजास्टर को या फिर उसके आफ्टर इफेक्ट्स को फेस करने में, राइट, या फिर उसे रिकवर करने में। शिल्पा, आई वुड लाइक यू टू से कि कम्युनिटी रेजिलियंस लॉन्ग टर्म रिकवरी में कैसे हेल्प कर सकता है? कम्युनिटी रेजिलियंस में जो कम्युनिटी वर्ड आ रहा है वो सिग्निफाई कर रहा है कि सब साथ में एक साथ खड़े हैं, और जो भी ट्रॉमा चल रहा है, जो भी हमारे सामने है, क्योंकि फ्लड आया, पानी चला गया, अर्थक्वेक आया, बिल्डिंग्स गिर चुकी हैं, रास्ते जो हैं फट चुके हैं, जो होना था वो हो चुका, अब यहाँ से निकलना है। तो एज अ कम्युनिटी अगर हम काम करें, कम्युनिटी हम एक साथ कैसे काम कर सकते हैं? सबसे पहले साइकोलॉजिकली या इमोशनली एक दूसरे के साथ रहना, और सबसे पहले तो मैंने जैसे पहले भी कहा था, वो जिस भी इमोशनल स्टेट में है उस स्टेट को विदाउट एनी जजमेंट उसको एक्सेप्ट करना। जो थोड़ा बहुत भी स्ट्रॉन्ग है, जो हेल्दी है, जो एकदम भी नहीं सह पा रहे हैं, सबसे पहले एक एक्सेप्टेंस लाना कि नहीं, हम भी प्रॉब्लम में है, ये भी प्रॉब्लम में है। और उसके बाद डेफिनेटली जो नीड्स जो होता है वो तो आता ही है एनी हाउ। अब आता है कि अब इससे निकले कैसे, धीरे धीरे प्लानिंग करके, एक दूसरे को कोऑपरेट करके, जो भी हम जिस तरीके से हमारा जो घर टूट गया है या फिर हमारा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है जो खत्म हो चुका है उसको धीरे धीरे बिल्डअप करना। ये करने से होगा क्या, जो रिकवरी होती है वो फास्ट होगा, और जो डिजास्टर का जो एक बहुत ही बैड इम्पैक्ट पड़ा है वो थोड़ा सा कम हो पाएगा। कम्युनिटी रेजिलियंस का टारगेट या फिर जो हमारा एम है वो होता है कि जो हो गया उसने तो हमें बहुत बुरी तरीके से अंदर से तोड़ दिया है, ठीक है, लेकिन हम इतने भी कमजोर नहीं हैं कि हम खड़े ना हो पाए। तो इट टेक्स टाइम, टाइम लेगा, लेकिन रेजिलिएंट हम हो सकते हैं, हम फिर से वल्नरेबल हो सकते हैं। यानी कि फ्यूचर में अगर फिर से कोई भी अगर अगेन, क्योंकि हमें नहीं पता कब क्या होगा, लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल, तो अगर फिर से कोई चैलेंज आए, फिर से कोई प्रॉब्लम आए, तो हम फिर से लड़ सकते हैं। और एक चीज मैं ये कहूंगी कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, डेफिनेटली इसमें अनप्रेडिक्टेबल है, हम नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अगर हम कुछ मशीन्स या फिर कुछ भी अगर हम ला सकते हैं, तो उस कम्युनिटी में उतनी अवेयरनेस को फैलाना, स्प्रेड करना,
और सबसे पहले क्योंकि हम साइकोलॉजी को लेकर डील कर रहे हैं तो मेंटली सबको अवेयरनेस देना, सब में सेल्फ अवेयरनेस को जितना हो सके उतना डेवलप करना कि सिर्फ डिजास्टर ही नहीं बल्कि खुद के लाइफ में प्रॉब्लम्स या फिर जो भी ये ट्रॉमा गया, जो भी हमने खोया, इससे दोबारा हम खड़े हो पाए। तो कम्युनिटी रेजिलियंस लॉन्ग टर्म रिकवरी में डेफिनेटली हेल्प करता है क्योंकि एज अ कम्युनिटी हम एक साथ हैं। शेयर करने की जो करने का जो एक सेफ स्पेस हमारे पास अवेलेबल है, जितने भी डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, इनको अवेलेबल कराना, इनसे रिलेटेड जितने भी स्टिग्मा हैं उनको दूर करना और उन तक ये बात पहुंचाना कि टू सीक हेल्प इज नॉट वीकनेस, टू गो थ्रू द ट्रॉमा इज एक्चुअली इट्स नॉर्मल। आया है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम तो होगा ही, बट वी कैन ओवरकम दैट। हाँ, बट इट विल टेक टाइम, तो we can become resilient. राइट, इट्स एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? ये याद रखना भी कि हम रेजिलिएंट बन सकते हैं एंड एज अ कम्युनिटी इट एक्ट्स एज अ बिग सपोर्ट, राइट? बट देयर इज अ कल्चरल एस्पेक्ट टू इट, आई एम श्योर यू वुड एग्री, राइट? ट्रॉमा को प्रोसेस करने का भी एक कल्चरल एस्पेक्ट होता है। ट्रॉमा से लोग ऐसे एज अ कम्युनिटी रेजिलिएंट बनने का भी एक कल्चरल एस्पेक्ट हो सकता है। डियाना, आई वुड लाइक यू टू हेल्प अस अंडरस्टैंड दैट एस्पेक्ट। आपने बिल्कुल सही कहा कि कल्चरल कॉन्टेक्स्ट और ट्रॉमा को अलग-अलग कल्चर, अलग-अलग कम्युनिटी के लोग कैसे लेते हैं, ये बहुत डिफरेंट होता है। और हम कैसा अप्रोच ऑफ ट्रीटमेंट उन्हें दे रहे हैं, ये भी बहुत डिपेंड करता है उस पे। लाइक कुछ कम्युनिटीज जो होती है, इमोशंस सबके सेम होते हैं, लाइक दे फील ऑल द सेम इमोशंस इन द डिजास्टर्स, राइट? बट वो उसको किस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये कम्युनिटी और कल्चर वाइज डिफर करता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग होते हैं जो फिजिकल सिम्टम्स ज्यादा शो करते हैं और वो मेडिकल एड में या सपोर्ट सीख करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। लाइक दे वुड से कि मुझे हेडेक होता है, मुझे भूख नहीं लगती है, या मुझे एसिडिक रिफ्लेक्सेस होते हैं, सो दे वुड गो टू अ डॉक्टर, या वो चाहेंगे कि वो किसी काउंसलर से बात करें। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं, दे चूज मेडिटेशन, स्पिरिचुअल हीलिंग। उनका ज्यादा ध्यान इस पे रहता है कि हम अगर अपने मन को शांत कर ले, हम अपने आप को होल्ड करके रखना सीख ले, अपने इमोशंस को खुद ही संभालना सीख ले, तो फिर हम वो ट्रॉमा से डील कर लेंगे। ये अलग अलग कल्चर्स पे डिपेंड करता है। अब वही बात है कि अगर हम किसी कल्चर में, जैसे मैं लैंग्वेज बैरियर की अगर मैं बात करूं, कि अगर हम किसी जगह जा रहे हैं सपोर्ट लेके, बट हम अपने कंफर्ट के साथ जा रहे हैं, लाइक इफ आई एम गोइंग टू अ प्लेस जहाँ पे सिर्फ बंगाली स्पीकिंग या कोई अलग लैंग्वेज के लोग हैं, एंड मैं वहां पे जाके नॉर्मल अपने हिंदी या अपने इंग्लिश लैंग्वेज में उनको सपोर्ट प्रोवाइड करूंगी, मैं इंग्लिश वर्ड्स ऐसे यूज कर रही हूँ, उन्हें कुछ समझ आएगा ही नहीं मेरी। एंड वो और ज्यादा स्ट्रेस ले लेंगे ये सोच के कि ये हेल्प तो करना चाह रही हूँ, उन्हें ये समझ में आएगा कि मैं हेल्प करने आई हूँ, बट उनका स्ट्रेस और बढ़ जाएगा ये सोच के कि हमें तो समझ नहीं आ रहा है, ये तो अपना काम करके चल जाएंगी, तब हमारा क्या होगा, ये तो और नहीं आएंगी वापस। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जिस जगह सपोर्ट प्रोवाइड करने जा रहे हैं, हम उस जगह के लोकल कल्चर, लैंग्वेज, ये सारी चीजों को देख के समझ के तब एक ट्रीटमेंट प्लान बना के जाएं। Without a treatment plan, going there is a waste, like for the people also and for you also, you'll not be able to help them, and आप उनकी हेल्प नहीं कर पाओगे तो आपको भी एक कहीं ना कहीं खराब लगेगा कि मैं उनकी हेल्प नहीं कर पाई। एंड इट इज लाइक ट्रॉमा जो है वो ग्लोबल इशू है। सॉरी, आई विल नॉट से इशू, ट्रॉमा इज समथिंग विच पीपल फील ग्लोबली, बट हीलिंग इज लाइक वो लोकल होता है, हमें अलग अलग जगह के हिसाब से प्लान करना पड़ता है। So this is how, like, we need to see this. राइट, देयर इज आल्सो वन एस्पेक्ट जो साइकोलॉजिकल, जो हम हेल्प या केयर देने की कोशिश कर रहे हैं वहां पे एज अ बैरियर ही शायद वो सामने आता है। बट अगर हम उसे समझ सके तो हम उसके अराउंड अपने प्लान को बना सकते हैं टू हेल्प देम, दैट इज स्टिग्मा। मतलब इन सब के बीच में भी स्टिग्मा काम करता है कि अगर कहीं जैसे अभी फ्लड आया है, लोगों ने अपना घर खोया, अपनी फैमिलीज खोई, अपनी लाइक लॉस्ट अ लॉट, राइट? वहां अगर हम मेंटल हेल्थ की बात लाइक एज अ
ये साइकोलॉजिकल या फिर मेंटल हेल्थ ये टर्म्स भी यूज करने से लोग कभी पीछे हो जाते हैं कि अरे हमारी बेसिक चीजें खो गई हैं, हम साइकोलॉजी हेल्थ या फिर मेंटल हेल्थ नहीं चाहिए हमको, राइट? ये होता है, इट्स अ बिग स्टिग्मा अराउंड द वर्ल्ड, दैट्स हाउ। बट हाँ, अगर हम इसको समझ सके, लाइक कल्चरली भी अगर हम समझ सकें कि जहाँ हम जा रहे हैं हेल्थ के लिए, वहाँ इसको कितना स्टिग्मेटाइज किया जाता है या कितना अपनाया जाता है, और उस हिसाब से अपने प्लान को बनाए ताकि हम वो हेल्प प्रोवाइड कर सकें, राइट? ट्रू। देयर इज ऑल्सो वन एस्पेक्ट कि जैसे मैंने बीच में भी बोला कि दिस इज बेसिक ह्यूमैनिटी। ऐसा नहीं है कि हमें नहीं पता है, या ऐसा नहीं है कि हम साइकोलॉजिकल प्रोफेशनल्स हैं तभी हम इस बारे में बात कर सकते हैं, या फिर साइकियाट्रिस्ट ही इस बारे में बात कर सकते हैं और हेल्प दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये हर कोई ऑलमोस्ट हमेशा से करते आया है। किसी भी क्राइसिस में कोई ना कोई होता है जो, जैसे शिल्पा ने जो एग्जांपल शेयर किया, इट्स अ वेरी पावरफुल एग्जांपल। वहां हम नहीं सोच सकते हैं कि यार जो बेसिक चीजों से लड़ रहा है वो चाय प्रोवाइड कर रहा है सोल्जर्स को, नहीं नहीं सोचते हैं। बट देर आर ऑलवेज पीपल जो ये कर रहा है, जो जो हमेशा वो वार्म, वो लव, वो कनेक्शन प्रोवाइड करता है लोगों को। सो हम साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड के हिसाब से यही इतना ही अगर कर सके, यही बेसिक ह्यूमैनिटी अगर हम लोगों में अवेयरनेस डाल सकें या फिर अवेयरनेस जगा सकें कि दिस इज हेल्प, दिस इज द फर्स्ट एड, हमें सिर्फ इतना ही करना है। जरूरत नहीं है कि हमें वेट करना है कि कब प्रोफेशनल हेल्प आए और तभी हम ये कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू बी अ स्टूडेंट और अ ट्रेनी और अ प्रोफेशनल टू डू दिस। एनीवन कैन डू दिस, कोई भी ये कर सकता है, क्योंकि ये बेसिक ह्यूमैनिटी है। ये हम सब अपने लिए, अपने अपने लव्ड वंस के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए करते ही आए हैं, right? So it was a very, very informative and powerful discussion, I would say. And हमने बहुत सारे पॉइंट्स कवर की, क्या होता है पीएफए, साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड क्या होता है, कौन से मॉडल्स काम करते हैं, पास में हमने देखा है, कौन से बैरियर्स होते हैं, कैसे हम प्लान कर सकते हैं, और इन सब के बीच में भी कैसे ज़रूरी है कि हम हेल्थ से पहले खुद का ध्यान रखें। हमने ये भी जाना कि कैसे सेल्फ अवेयरनेस इन सब के बीच में भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जो हेल्प कर रहा है, जो हेल्प ले रहा है, या जो इस क्राइसिस में है, सेल्फ अवेयरनेस रेजिलियंस बढ़ाता है, और इट्स सो इम्पोर्टेंट। और आज क्योंकि हमने लास्ट कुछ सालों में बहुत सारे क्राइसिस देखे हैं, आई वुड लाइक टू हाईलाइट ऑन दिस पॉइंट कि सेल्फ अवेयरनेस जितना हम इसको कल्टिवेट कर सके, अपने को समझ सके, अपने आसपास के लोगों को वो दे सके, जो एम्पैथी दे सके, वो वार्मथ, कनेक्शन, कंपैशन दे सके, रेजिलियंस ऑटोमेटिकली बढ़ता है, राइट? आई होप हम सभी एक चाहते हैं कि क्राइसिस कभी हमें देखने को ना मिले, बट द रियलिटी इज आती है क्राइसिस, इमरजेंसीज होती हैं, और सडन ही होती हैं, जैसे आप लोगों ने कहा, राइट? इट वाज अ रियली रियली पावरफुल सेशन एंड वेरी इंफॉर्मेटिव। आई रियली होप हमारे ऑडियंस को यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिले। थैंक यू दियाना, थैंक यू शिल्पा। बट हम खत्म करने से पहले वी वुड लाइक टू डू अ सिंपल रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, जो सिर्फ हमारे लिए नहीं, जो सुन रहे हैं उनके लिए भी है, सो दैट जैसे आई वुड अगेन गो बैक टू शिल्पा's पॉइंट कि कैसे हम पहले खुद का ध्यान रख के किसी और का ध्यान रख सकते हैं। जस्ट टेक 2-3 मिनट्स टू डू दैट। हम आराम से बैठ जाएं जहाँ भी हम बैठे हैं, अपने चेयर में जहाँ भी आप बैठे हैं, एकदम कंप्लीटली रिलैक्स करने की कोशिश करें फिजिकली। धीरे धीरे सांस अंदर लेते हैं, धीरे धीरे सांस छोड़ते हैं। ग्रेजुअली स्लो डीप ब्रीदिंग के साथ अपने बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स करते हैं। स्लो डीप ब्रेथ्स, धीरे धीरे सांस खींचे अंदर, धीरे धीरे सांस बाहर करें। कंप्लीटली रिलैक्स करें खुद की बॉडी को। हमारा मन बिल्कुल खाली है इस वक्त। धीरे धीरे सांस लें, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए मन को और खाली करें, एकदम रिलैक्स। सांस धीरे धीरे लेते रहें और इस काम स्टेट ऑफ माइंड को याद करें। हाउ काम डू यू फील? कंप्लीटली रिलैक्स। इसी स्टेट में इमेजिन करें कि आप जो काम फीलिंग अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अगर हम इस स्टेट में किसी को हेल्प करने के लिए जाएं, तो उन्हें भी इसी कामनेस का एक्सपीरियंस हम देकर आए। स्लो डीप ब्रेथ्स, कंप्लीटली रिलैक्स्ड माइंड,
और यही कामनेस हम किसी और को दे सकें। One more deep breath. धीरे धीरे सांस छोड़े और आंखें खोलें। राइट, ये हम सबके लिए था जो किसी भी क्राइसिस में है या किसी को हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे आप कितना भी दूर हो, आप फिजिकली सामने ना भी हो, किसी को भी हेल्प करने से पहले खुद को काम करना बहुत जरूरी है। अगेन थैंक यू बोथ ऑफ यू, इट वाज वंडरफुल।